हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 9। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे संबंधों का प्रतिरूप, पैटर्न्स ऑफ रिलेशंस, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी निरूपण और क्रियान्वयन के लिए सचिवालय और कार्यकारी एजेंसियों के मध्य समुचित तालमेल आवश्यक है। इन दोनों के मध्य तालमेल बनाए रखने के लिए 6 सैद्धांतिक व्यवस्थाएं की गई हैं। कौन सी 6 सैद्धांतिक व्यवस्था है? फर्स्ट है पूर्ण अलगाव का प्रतिरूप। इस प्रतिरूप के तहत सचिवालय और इसकी कार्यकारी एजेंसियों के मध्य पूर्ण अलगाव होता है। दोनों के अलग अलग कार्यकाल और फाइलें होती है। ये सर्वाधिक प्रचलित प्रतिरूप है तथा नीति प्रशासन अलगाव यानी कि अलगाव प्रणाली या विभेदन प्रणाली अर्थात स्टाफ लाइन और सामान्य विशेषज्ञ अलगाव प्रणाली पर आधारित है। सेकंड है पूर्ण विलयन प्रतिरूप। इस प्रतिरूप में सचिवालय और इसकी कार्यकारी एजेंसियों के मध्य किसी प्रकार के अलगाव की स्थिति नहीं होती, अर्थात पूर्णतः यानी 100% एक होती है। पूर्णतः विलयन के इस मॉडल का प्रयोग कुछ ही मामलों में किया जाता है। थर्ड है लिंक अधिकारी प्रतिरूप। इस प्रतिरूप में सचिवालय की किसी वरिष्ठ अधिकारी को कार्यकारी एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। इस अधिकारी को लिंक अधिकारी कहते हैं, जिसकी दोहरी भूमिका होती है नीति निरूपण की तथा उसे क्रियान्वित करने की, यानी नीति बनाने की, उसे लागू करने की यानी क्रियान्वयन करने की। फोर्थ है पदेन सचिवालय पद का प्रतिरूप। इसमें किसी कार्यकारी एजेंसी के प्रमुख को सचिवालय का पदेन पद दिया जाता है। उसे कुछ मामलों पर स्वयं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार होता है। नीति निर्धारण कार्य में भी उसकी भूमिका होती है। फिफ्थ पॉइंट है संयुक्त कार्यालय प्रतिरूप। संयुक्त कार्यालय प्रतिरूप। इस प्रतिरूप के अंतर्गत सचिवालय तथा कार्यकारी एजेंसी का एक ही कार्यालय होता है। एक समान फाइलें होती है तथा समान फाइल ब्यूरो होता है। इस समान कार्यालय में सचिवालय तथा कार्यकारी एजेंसी दोनों के अधिकारी बैठते हैं। प्राक्कलन समिति तथा द्वितीय वेतन आयोग ने इस प्रतिरूप की अनुशंसा की थी। 6 पॉइंट है संयुक्त फाइल प्रतिरूप। इसमें सचिवालय तथा कार्यकारी एजेंसियों के कार्यालय अलग अलग होते हैं, किंतु फाइलें और फाइल ब्यूरो एक ही होते हैं। रॉयल्स समिति यानी बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी समिति 1944 से 1945 यानी 1944 से 45 ने इस प्रतिमान पैटर्न्स की अनुशंसा की थी। किसकी? रॉयल्स कमेटी की। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1968 में सचिवालय और कार्यकारी एजेंसियों के मध्य भेद को समाप्त करने की सिफारिश नहीं की थी, अपितु यह सुझाव दिया था कि विकास कार्यक्रमों से जुड़ी कार्यकारी एजेंसियों को ही समृद्ध मंत्रालय के सचिवालय में विलोपित किया जाए तथा अन्य सभी मामलों में इन दोनों के भेद बनाए रखना चाहिए। मंत्रालयों विभागों की सूची। दिनांक 30 सितंबर 2006 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार यानी कार्यको विभाजन नियमावली 1961 के अंतर्गत केंद्र सरकार में निम्नलिखित मंत्रालय विभाग शामिल थे। कौन कौन से थे? कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग था। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन विभाग। किस में आते थे ये सारे? कृषि मंत्रालय में। सेकंड है रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय। रसायन और पेट्रोल रसायन विभाग आता है इसमें, और उर्वरक विभाग आता है किसमें? रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में। थर्ड है नगर विमानन मंत्रालय। फोर्थ है कोयला मंत्रालय। फिफ्थ है वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, जिसमें वाणिज्य विभाग आता है, और उद्योग नीति और संवर्धन विभाग आता है किसमें?
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में। 6 पॉइंट है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसमें दूरसंचार विभाग आता है, डाक विभाग आता है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आता है। किसमें? संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में। 7 है रक्षा मंत्रालय। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, भूतपूर्व सेवा कर्मी कल्याण विभाग किसमें आते हैं? रक्षा मंत्रालय में आते हैं। 8 पॉइंट है पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, विनिवेश विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग शामिल है। 11 पॉइंट है उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जिसमें उपभोक्ता मामलों का विभाग है और खाद्य और सार्वजनिक वितरण का विभाग है। 12 पॉइंट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग है और आयुष और हेमोपैथी विभाग है। 13 पॉइंट है भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, जिसमें भारी उद्योग विभाग है और लोक उद्यम विभाग है। 14 पॉइंट है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय में कौन कौन आते हैं? आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य से जुड़ा विभाग, राजभाषा विभाग, गृह विभाग, जम्मू और कश्मीर विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग। 15 पॉइंट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति, शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग। 16 पॉइंट है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। 17 है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। 18 पॉइंट है श्रम और रोजगार मंत्रालय। 19 पॉइंट है विधि और न्याय विभाग, जिसमें विधायी कार्य विभाग है, विधायी विभाग है और न्याय विभाग है। किसमें? विधि तथा न्याय विभाग में। 20 है खान मंत्रालय। 21 है नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। 22 है संसदीय कार्य मंत्रालय। 23 है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जिसमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आते हैं, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग आता है और 3 है पेंशन तथा पेंशन भोगियों के कल्याणार्थ विभाग आते हैं। 24 पॉइंट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। 25 है योजना मंत्रालय। 26 है विद्युत मंत्रालय। 27 है रेल मंत्रालय। 28 है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग आता है, भूमि संसाधन विभाग आता है, पेयजल आपूर्ति विभाग आता है। किसमें? ग्रामीण विकास मंत्रालय में। 29 है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके अंदर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग आता है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग आता है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग आता है। 30 है लघु उद्योग तथा सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्रालय, जिसमें 31 है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। 32 है इस्पात मंत्रालय और 33 है पोत, सड़क तथा सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसमें जल पोत विभाग आता है और 2 है सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग आते हैं। 34 है वस्त्र मंत्रालय। 35 है पर्यटन मंत्रालय। 36 है जनजातीय कार्य मंत्रालय। 37 है शहरी विकास और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय। 38 है जल संसाधन मंत्रालय। 39 है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 40 है युवा मामले और खेल मंत्रालय। 41 है परमाणु ऊर्जा विभाग। 42 है शहरी विकास विभाग। 43 है अंतरिक्ष विभाग। 44 है मंत्रिमंडल सचिवालय। 45 है राष्ट्रपति सचिवालय। 46 है प्रधानमंत्री कार्यालय। 47 है योजना आयोग। 48 है महिला व बाल विकास मंत्रालय। 49 है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। 50 है संस्कृति मंत्रालय। 51 है उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय। 52 है भू विज्ञान मंत्रालय। 53 है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। 54 है अप्रवासी भारतीयों के मामलों का मंत्रालय और 55 है पंचायती राज मंत्रालय।
ये सारे मंत्रालय हैं। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरीज के बारे में। अर्थ है, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, जिसमें मंत्रिमंडल को वास्तविक कार्यपालक का दर्जा प्राप्त है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल पर भारत सरकार के पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के सहायतार्थ मंत्रिमंडल सचिव होता है। अतः मंत्रिमंडल सचिवालय केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्टाफ एजेंसी है। ये भारत के प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश और नेतृत्व में कार्य करता है। केंद्र सरकार में उच्च स्तरीय नीति निर्धारण प्रक्रिया में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मंत्रिमंडल सचिवालय को कार्य विभाजन नियमावली 1961 के तहत भारत सरकार में एक विभाग का दर्जा प्राप्त है। इसका राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख मंत्रिमंडल सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय वर्ष 1947 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के स्थान पर अस्तित्व में आया। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। मंत्रिमंडल सचिवालय में 3 स्कंध हैं: सिविल स्कंध, सैन्य स्कंध और आसूचना स्कंध। सिविल स्कंध मुख्य स्कंध है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल को परामर्श और सहायता उपलब्ध कराता है। इस विभाग का सैन्य स्कंध सैन्य मामलों की रक्षा मंत्री की समिति, सैन्य मामलों की समिति, रक्षा सेवा प्रमुखों की समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और अन्य समितियों को सचिवीय सहायता उपलब्ध कराता है। आसूचना स्कंद केंद्रीय मंत्रिमंडल की संयुक्त आसूचना समिति से जुड़े मामलों का कार्य देखता है। वर्ष 1988 में केंद्रीय सचिवालय के एक अंग के रूप में लोक शिकायत यानी पब्लिक ग्रीवेंस निर्देशालय का गठन किया गया। कब किया गया? ये लोक शिकायत से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ये कब किया गया? 1988 में। इस निर्देशालय का प्रमुख सरकार में सचिव के स्तर के अधिकारी को बनाया गया है। इस निर्देशालय द्वारा केंद्र सरकार के निम्नलिखित संगठनों से संबंधित लोक शिकायतों का कार्य देखा जा सकता है। फर्स्ट है, कौन कौन सी शिकायतें होती हैं? रेल, दूरसंचार और डाक विभाग, भूतल परिवहन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय। थर्ड है, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के बीमा और बैंकिंग प्रभाग। फोर्थ पॉइंट है, जहाज रानी और पोर्ट ट्रस्ट महानिदेशालय, दिल्ली नगर निगम, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। इसके कार्य और जिम्मेदारी को निपटाने में सहायता प्रदान करने के लिए कैबिनेट सचिव यानी मंत्रिमंडल सचिव के अधीन कई सचिव हैं। ये सचिव से लेकर अवर सचिव स्तर के अधिकारी हैं। इसमें अतिरिक्त कैबिनेट सचिवालय में प्रधानमंत्री को परामर्श देने के लिए अलग अलग विषयों से समृद्ध सलाहकार भी है। भूमिका और कार्य। मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कैबिनेट सचिवालय द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य हैं? फर्स्ट पॉइंट है, मंत्रिमंडल की बैठक की कार्यसूची तैयार करना तथा इसके लिए आवश्यक सूचना और सामग्री उपलब्ध कराना। सेकंड है, कैबिनेट और कैबिनेट समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड रखना तथा उन्हें सभी समृद्ध मंत्रालयों में परिचालित करना। थर्ड पॉइंट है, कैबिनेट समितियों तथा राजनीतिक मामलों की समिति, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहते हैं, आर्थिक मामलों से जुड़ी समिति, नियुक्ति के मामलों से जुड़ी समिति। 3 समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की समिति को सचिवालयीन सहायता प्रदान करना है। फोर्थ पॉइंट है, केंद्र सरकार की प्रमुख गतिविधियों से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी केंद्रीय मंत्रियों को अवगत कराते रहना है। फिफ्थ पॉइंट है, सरकारी कार्य से संबंधित नियम तैयार करना, उन्हें अंतिम रूप देना तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन से केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों में कार्यों का बंटवारा करना है।
6 पॉइंट है कैबिनेट सचिवालय केंद्र सरकार के में मुख्य समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करता है और मंत्रालयों के मध्य के विवादों का निपटान करता है। 7 पॉइंट है कैबिनेट सचिवालय समृद्ध मंत्रालय विभागों और अन्य कार्य एजेंसियों द्वारा कैबिनेट के निर्णयों के क्रियान्वयन पर नजर रखता है। कैबिनेट सचिवालय मंत्रियों की नियुक्ति और त्यागपत्र से जुड़े मामलों, मंत्रियों को विभाग के बंटवारे से संबंधित मामले और मंत्रालयों के गठन और पुनर्गठन से संबंधित कार्यों का भी निपटान करता है। मंत्रिमंडल सचिव भारत में इस पद और कार्यालय का गठन प्रथम वर्ष 1950 में हुआ था। NR पिल्ले प्रथम कैबिनेट सचिव थे। मंत्रिमंडल सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रधान होता है। इस पद के सृजन से पहले गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सचिव का पद होता है। मंत्रिमंडल सचिव को लोक सेवकों में सर्वोपरि दर्जा प्राप्त है, अर्थात वह भारत का वरिष्ठतम लोक सेवक है। मंत्रिमंडल सचिव को यह दर्जा दिए जाने की अनुशंसा सरकारी तंत्र के पुनर्गठन से संबंधित गोपालास्वामी अयंगार समिति की रिपोर्ट 1949 में यानी कि 1949 में की गई थी। मंत्रिमंडल सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है। मंत्रिमंडल सचिव के कार्य और भूमिका तथा उन्हें प्राप्त शक्तियों का विवरण इस प्रकार है। कौन कौन सी शक्ति है? फर्स्ट है कैबिनेट सचिव केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक है, किंतु मंत्रालय विभागों के कार्य के पर्यवेक्षण का अधिकारी नहीं है। सेकंड है कैबिनेट सचिव सीनियर सिलेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष होता है, जो केंद्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव पद के अधिकारियों का चयन करता है। थर्ड है कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय में सचिव और अपर सचिव पद के लिए अधिकारियों का चयन करता है। फोर्थ पॉइंट है कैबिनेट सचिव का अंतर मंत्रालय विवादों के निपटान के लिए गठित प्रशासनिक मामलों संबंधी सचिवों की समिति का अध्यक्ष होता है। फिफ्थ पॉइंट है कैबिनेट सचिव प्रति वर्ष आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। 6 पॉइंट है कैबिनेट सचिव प्रशासन और नीतिगत मामलों से संबंधित सभी पहलुओं के संदर्भ में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। रमेश के अरोड़ा और रजनी गोयल का इस संदर्भ में मानना है कि कैबिनेट सचिव को प्रधानमंत्री की ही तरह विशेष भूमिका निभानी होती है। यद्यपि प्रधानमंत्री का अपना स्वयं का सचिव और सचिवालय है, कैबिनेट सचिव अपने स्वयं के पद स्थिति की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। 7 पॉइंट है किसी भी मंत्री द्वारा किसी समाचार पत्र के प्रकाशक या संपादक का मानहानि का मुकदमा दायर करने से पहले कैबिनेट की स्वीकृति लेनी होती है। इस संदर्भ में निर्णय लेने के लिए कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री पर निर्भर होता है। 8 पॉइंट है प्रधानमंत्री द्वारा आवश्यक समझे जाने और आह्वान किए जाने पर कैबिनेट सचिव को विश्वस्त की भूमिका निभानी होती है। 9 पॉइंट है कैबिनेट सचिव सभी लोक सेवकों के सलाहकार का और उनकी मनन स्थिति को जागृत रखने का कार्य करता है। वह उन्हें अंतर्विभागीय कठिनाइयों से संबंधित सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। रमेश के अरोड़ा और रजनी गोयल का इस संबंध में मानना है कि लोक सेवा के मुखिया के रूप में कैबिनेट सचिव यह सुनिश्चित करता है कि लोक सेवा में नैतिकता की भावना ऊंची बनी रहे। कैबिनेट सचिव राजनीतिज्ञों और लोक सेवकों के बीच अवरोध का कार्य करता है तथा दोनों के मध्य द्वंद्व की स्थिति यानी विवाद में लोक सेवकों के हितों की रक्षा करता है। 10 पॉइंट है कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय और विभाग प्रशासनिक एजेंसियों के बीच तथा सिविल सेवा और राजनीतिक प्रणाली के बीच सूत्र का कार्य करता है। पूर्व कैबिनेट सचिव SS खेड़ा ने अपनी पुस्तक दी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में कैबिनेट सचिव की भूमिका के संबंध में लिखा है कि कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार के कामकाज की
प्रक्रिया से समृद्ध रखने में अति सहायक होता है, किंतु वह प्रधानमंत्री की ओर से एक पर्यवेक्षक या संतरी की भूमिका निभाता है। उसका कार्य अति सामान्य और स्टाफ से जुड़ा होता है, न कि मंत्रालयों से संबंधित कार्य है। अर्थात कैबिनेट सचिव का कार्य सीमित होता है। उसका कार्य मदद करना है, ना कि निगरानी रखना। जो कैबिनेट सचिव है उसका कार्य क्या है? सिर्फ मदद करना, ना कि उस पर निगरानी रखना। सरकारी तंत्र और उसकी कार्य पद्धति पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट 1968 में कैबिनेट सचिव की भूमिका और उसके दर्जे के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई है। कौन कौन सी अनुशंसा है? फर्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट सचिव को केंद्रीय प्रशासन के सामान्य समन्वयक के रूप में कार्य करना चाहिए, किंतु उसकी भूमिका समन्वयक तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। सेकेंड है, कैबिनेट सचिव को महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों के संदर्भ में प्रधानमंत्री, कैबिनेट और इसकी समितियों के प्रधान स्टाफ सलाहकार के रूप में भी कार्य करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, कैबिनेट सचिव द्वारा नीतिगत मामलों पर दी गई सलाह को स्वयं अपने स्तर पर संबंधित पदाधिकारी तक पहुंचाना चाहिए, ना कि यह कार्य अपने अधीनस्थ पर छोड़ना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 3 से 4 वर्ष का होना चाहिए, जो कि अभी प्रभावी नहीं है। सरकारी तंत्र के पुनः गठन से संबंधित गोपालास्वामी अयंगार समिति की रिपोर्ट 1949 में कैबिनेट सचिव की भूमिका और दर्जे के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई है। फर्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट सचिव को उच्च श्रेणी का प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए तथा उसमें ऊर्जा, पहल करने की क्षमता, कला और दक्षता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, कैबिनेट सचिवालय के प्रधान के रूप में तालमेल बिठाने संबंधी सकारात्मक कार्य तथा कैबिनेट और प्रधानमंत्री की रुचि से जुड़ी सभी विषयों पर सरकार के सभी विभाग द्वारा समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, कैबिनेट सचिव पूर्णतः वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए ताकि सभी विभागों के प्रमुख के रूप में विश्वास और सम्मान की रक्षा कर सके। फोर्थ पॉइंट है, कैबिनेट सचिव को सचिवों की समिति का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए, जिस समिति को प्रशासनिक नियुक्तियों से संबंधित चयन के संदर्भ में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री को सलाह देने के लिए गठित किया गया है। फिफ्थ पॉइंट है, कैबिनेट सचिव का दर्जा ऐसा होना चाहिए कि उसे केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन लोक सेवाओं के प्रथम लोक सेवा होने का सम्मान मिले तथा जिसकी न्याय संगतता और निष्पक्षता पर सरकार तथा सेवा जगत पूरा विश्वास करे। प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थ है, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख और वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में देश की राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय का काम है प्रधानमंत्री की भारी जिम्मेदारी को पूरा करने के कार्य में उसकी सहायता करना। अतः प्रधानमंत्री कार्यालय एक स्टाफ एजेंसी है जो प्रधानमंत्री को सचिव, सहायता और महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित सलाह देती है। भारत सरकार में उच्च स्तर पर नीति निर्धारण की प्रक्रिया में इस कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर भी यह संस्था संविधान की परिधि से बाहर की गई है। सरकारी कार्य विभाजन नियमावली 1961 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय को भारत सरकार के विभाग का दर्जा प्राप्त है। इसके अधीन कोई समृद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय वर्ष 1947 में गवर्नर जनरल कार्मिक के सचिव की जगह अस्तित्व में आया। जून 1977 तक इस कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। संरचना, प्रधानमंत्री कार्यालय का राजनीति प्रमुख प्रधानमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख प्रधान सचिव होता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय में 1 या 2
अपर सचिव होते हैं। 4 से 5 संयुक्त सचिव तथा कई निर्देशक अपर सचिव और अवर सचिव होते हैं। इस कार्यालय में अन्य अधिकारी भी होते हैं, जैसे निजी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, सामाजिक सचिव, अनुसंधान अधिकारी और हिंदी अधिकारी। इन अधिकारियों की सहायतार्थ विभाग अधिकारी, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, अंशु लिपिक आदि होते हैं। इन कार्मिकों की सामान्यतः लोक सेवा से लिया जाता है और निश्चित समयावधि के लिए तैनात किया जाता है। इन कार्मिकों का दर्जा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों के अधिकारी के समक्ष होता है। प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो निम्नलिखित कार्य करती है। कौन कौन से कार्य करते हैं सचिव? प्रधान सचिव, सिर्फ सचिव नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रधान सचिव। फर्स्ट पॉइंट है कार्यालय की सभी सरकारी फाइलों का निपटान करना। ये किसका काम है? प्रधान सचिव का। सेकंड है प्रधानमंत्री के समक्ष सभी महत्वपूर्ण विषय सामग्री को आदेशार्थ और निर्देशार्थ रखना। थर्ड पॉइंट है प्रधानमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण शिष्टमंडलों के साथ किए जाने वाले विचार विमर्श से जुड़े विषयों से संबंधित नोट टिप्पणी तैयार करना। फोर्थ पॉइंट है प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित कार्य की देखभाल करना। फिफ्थ पॉइंट है कार्यालय के विभिन्न कर्मचारियों के कार्यों में तालमेल बनाए रखना। सिक्स पॉइंट है प्रधानमंत्री को विदेश और देश से जुड़े विभिन्न मामलों पर सलाह देना। प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य। प्रधानमंत्री कार्यालय के कई कार्य हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट है सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री को उसकी समग्र जिम्मेदारियों के मद्देनजर सहायता प्रदान करना, जैसे केंद्रीय मंत्रालय, विभागों और राज्य सरकारों से संपर्क बनाए रखना आदि। सेकंड है योजना आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय विकास परिषद की जिम्मेदारियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री की सहायता करना। थर्ड पॉइंट है प्रधानमंत्री के जनसंपर्क से जुड़े कार्यों जैसे सर्वसाधारण और प्रेस से संपर्क आदि को संभालना। फोर्थ पॉइंट है उन सभी संदर्भों का निपटान करना जो सरकारी कार्य विभाजन से संबंधित नियमावली के तहत प्रधानमंत्री के समक्ष लाए गए हो। फिफ्थ पॉइंट है निर्धारित नियमों के तहत प्रधानमंत्री के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत मामलों की जांच में प्रधानमंत्री की सहायता करना। सिक्स पॉइंट है राष्ट्रपति, राज्यपालों तथा देश में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ संपर्क बनाए रखना। सेवन पॉइंट है प्रधानमंत्री के लिए विचार केंद्र के रूप में कार्य करना। प्रधानमंत्री कार्यालय में दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रथम, यह कार्यालय उन सब विषयों का निपटान करता है जो किसी मंत्रालय विभाग को नहीं सौंपे गए हैं। दूसरे, इस कार्यालय का केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियों से कोई संबंध नहीं है। मंत्रिमंडल से जुड़े मामले सीधे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निपटाए जाते हैं, जो प्रधानमंत्री के निर्देशन में कार्य करता है। बदलती भूमिका, चेंजिंग रोल क्या है? प्रधानमंत्री के बदलते रहने के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका में बदलाव आता है। यानी जैसे जैसे प्रधानमंत्री चेंज होते हैं 5 साल बाद, वैसे ही उनके कार्यालय में भी क्या आता है? बदलाव आ जाता है। समय गुजरने के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के आकार में काफ़ी वृद्धि हुई है, इतनी कि वर्ष 1947 में इसे गठन के समय ये सोचा भी नहीं जा सकता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री तत्काल में प्रधानमंत्री कार्यालय का आकार छोटा था और भूमिकाएं सीमित थी, किंतु इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय को सुदृढ़ किया और इसे शक्तिशाली बनाया। इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका को कम करने की कोशिश की और नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री सचिवालय से प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया। जनता पार्टी के संक्षिप्त शासनकाल के बाद जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री कार्यालय को पुनः सुदृढ़
प्रदान की। यह प्रवृत्ति राजीव गांधी के समय तक जारी रही और आज भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में 350 से अधिक अधिकारी कर्मचारी हैं। ये विशाल प्रतिष्ठान एक समानांतर प्रशासन चलाता है, अर्थात इस कार्यालय में केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय विभाग की प्रतिलिपि विद्यमान है। इस प्रवृत्ति के कारण मंत्रियों की प्रतिष्ठा धूमल हो गई है। विभागीय नौकरशाही के अधिकार को भी क्षति पहुंची है। इस प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय आधिकारिक स्तर पर शक्ति के प्रतिद्वंदी केंद्र के रूप में उभरा है, जिस कारण भारतीय कैबिनेट प्रणाली की सरकार में कैबिनेट सचिवालय और कैबिनेट सचिव की वैध भूमिका महत्ता, प्राधिकार और पद स्थिति का ह्रास यानी गिरावट हुआ है। इस संदर्भ में अजय के मेहरा ने ठीक ही कहा है कि संवैधानिक अनुभव शीर्ष कार्यकारी निकाय के लिए सहायक संस्थान के रूप में कैबिनेट सचिवालय को मान्यता प्रदान करता है, न कि प्रधानमंत्री कार्यालय को। इस प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित विवाद इस कार्यालय के राजनीतिक स्थान स्थिति के अनुपात में अधिक शक्तिशाली होने मात्र पर नहीं है, अपितु इस बात पर है कि इस कार्यालय ने कैबिनेट सचिवालय पर पूर्ण ग्रहण लगा दिया है। इसलिए आलोचकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भिन्न भिन्न संज्ञाओं से नवाजा है, जैसे सुपर कैबिनेट, माइक्रो कैबिनेट, सुपर मिनिस्ट्री, सुपर सेक्रेटरीट, सुपर अथॉरिटी, दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदि। योजना आयोग दर्जा। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1946 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित एडवाइजरी प्लानिंग की अनुशंसा पर भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा मार्च 1950 में की गई थी। इस प्रकार योजना आयोग ने ही संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है और न ही विधायी निकाय है। ना ही वो संवैधानिक निकाय है, ना ही वो वैधानिक निकाय है। कौन? योजना आयोग। ना ही वो संवैधानिक है और ना ही वो वैधानिक है। दूसरे शब्दों में इस आयोग की स्थापना ना तो संविधान के अधीन हुई है और ना ही अधिनियम के माध्यम से। भारत में योजना आयोग सामाजिक और आर्थिक विकास के नियोजन का सर्वोच्च निकाय है। कार्य और भूमिका। दिनांक 15 मार्च 1950 के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे। फर्स्ट है देश की भौतिक पूंजी और मानव संसाधनों का आंकलन कर उसमें वृद्धि की संभावनाएं तलाशना। सेकंड है देश के संसाधनों को सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग में लाने संबंधी योजना बनाना। थर्ड है योजनाओं के क्रियान्वयन की प्राथमिकताओं और उनके चरणों का निर्धारण करना। फोर्थ है आर्थिक विकास में बाधक तत्वों का उल्लेख करना। फिफ्थ है प्रत्येक चरण में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित तंत्र की प्रकृति का निर्धारण करना। सिक्स्थ है योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रकृति की समय समय पर समीक्षा और आवश्यक समायोजन की अनुशंसा करना। 7 पॉइंट है आयोग के तत्वों के निर्वहन को सुगम बनाने या केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा किसी विषय पर मांगी गई सलाह से संबंधित समुचित अनुशंसा करना। कार्य विभाजन। नियमावली के माध्यम से योजना आयोग के यानी कि उपरोक्त या अतिरिक्त निम्नलिखित विषय सौंपे गए। कौन कौन से विषय हैं इनके? परिप्रेक्ष्य नियोजन, परिप्रेक्ष्य नियोजन, प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग, भविष्य को ध्यान में रखकर योजना तैयार करना, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग, राष्ट्रीय सूचना विकास विज्ञान केंद्र, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च। ध्यान देने योग्य है कि योजना आयोग एक स्टाफ एजेंसी मात्र है। ये सलाहदाता निकाय जिसकी कोई कार्यकारी जिम्मेदारी नहीं है। यह आयोग निर्णय लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है। संरचना क्या है इसका?
योजना आयोग की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। योजना आयोग के अध्यक्ष यानी आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो योजना आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। आयोग की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। सेकंड पॉइंट है, आयोग में उपाध्यक्ष का पद भी है। उपाध्यक्ष ही आयोग का पूर्णकालिक प्रधान होता है। उपाध्यक्ष ही पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को तैयार करने तथा उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखने के लिए जिम्मेदार है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित समय के लिए होता है। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। यद्यपि वह कैबिनेट का सदस्य नहीं है, फिर भी कैबिनेट की सभी बैठकों में उसे बुलाया जाता है, किंतु उसे मत का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, कुछ केंद्रीय मंत्रियों का आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। वित्त मंत्री और योजना मंत्री इस आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। कौन? वित्त मंत्री और योजना मंत्री। फोर्थ पॉइंट है, आयोग में 4 से 7 की संख्या में पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। उदाहरणार्थ, वर्ष 1954 में आयोग में 7 सदस्य थे, जिनके नाम हैं डॉक्टर डी स्वामीनाथन, डॉक्टर S.Z. कासिम, डॉक्टर चित्रा नायक, डॉक्टर जयंत पाटिल, G.V. रामकृष्ण, सुश्री मीरा सेठ और प्रोफेसर J.S. बजाज। आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। आयोग में एक सदस्य सचिव भी होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ सदस्य होता है। आयोग में राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व नहीं है। योजना आयोग पूर्णतः केंद्रीय स्तर पर गठित निकाय है। आंतरिक संगठन। योजना आयोग में निम्नलिखित 3 अंग है: तकनीकी विभाग, हाउसकीपिंग शाखाएं, कार्यक्रम परामर्शदाता यानी प्रोग्रामर एडवाइजर। तकनीकी विभाग। तकनीकी प्रभाग योजना आयोग का प्रमुख क्रियात्मक यूनिट है। ये प्रभाग मुख्यतः योजना निरूपण, योजना प्रबोधन और योजना मूल्यांकन कार्य से जुड़े हैं। ये 2 विस्तृत श्रेणी के तहत आते हैं, अर्थात सामान्य प्रभाग जो पूरी अर्थव्यवस्था के पहलुओं से समृद्ध है, तथा विषय प्रभाग जो विकास के वरिष्ठ क्षेत्र से समृद्ध है। योजना आयोग के वर्ष 1952 से 93 की वार्षिक रिपोर्ट में 12 सामान्य प्रभागों और 19 विषय प्रभागों का उल्लेख है। हाउसकीपिंग शाखाएं। योजना आयोग में है निम्नलिखित हाउसकीपिंग शाखाएं कौन कौन सी है? सामान्य प्रशासन शाखा, स्थापना शाखा, सतर्कता शाखा, लेखा शाखा और कार्मिक प्रशिक्षण शाखा। कार्यक्रम सलाहकार। वर्ष 1952 में योजना आयोग में कार्यक्रम सलाहकार का पद नियोजन के क्षेत्र में भारत संघ के राज्यों और योजना आयोग के मध्य तालमेल बनाए रखने के लिए सृजित हुए थे। आयोग में 4 सलाहकार हैं, जिन्हें अपर सचिव का दर्जा मिला हुआ है, तथा प्रत्येक सलाहकार के प्रभार में कई राज्य हैं। सलाहकार के निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? राज्यों में विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का आंकलन करना। सेकंड है, केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की जानकारी केंद्रीय मंत्रियों और योजना आयोग को देते हैं। थर्ड है, राज्यों से प्राप्त पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों पर योजना आयोग को सलाह देना। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्यक्रम सलाहकार के पदों का समर्थन करते हुए इसे सुदृढ़ करने का सुझाव दिया था। योजना आयोग के आंतरिक संगठन में 2 पदक्रम है, प्रशासनिक और तकनीकी। प्रशासनिक पदों का प्रमुख योजना आयोग का सचिव होता है, जिसकी सहायता सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अन्य प्रशासनिक तथा लिपिकीय कर्मचारी होते हैं। ये अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय लेखा व लेखा परीक्षा सेवा और तकनीकी केंद्रीय सेवा से लिए जाते हैं। दूसरी ओर तकनीकी पदों का प्रमुख सलाहकार होता है, जिसका सहायतार्थ निर्देशक
प्रमुख संयुक्त निर्देशक और अन्य तकनीकी स्टाफ होता है। तकनीकी पदों के लिए अधिकारी कर्मचारी भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा और अन्य केंद्रीय तकनीकी सेवाओं के लिए जाते हैं। सलाहकार तकनीकी प्रभाग का प्रधान होता है तथा उसे अपर सचिव या संयुक्त सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। मूल्यांकन। इस संगठन की कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1952 में योजना आयोग के स्वतंत्र इकाई के रूप में हुई थी। फिर भी यह इकाई योजना आयोग के मार्गदर्शन में ही कार्य करता है। इस संगठन का प्रधान निर्देशक प्रमुख होता है, जिसकी सहायतार्थ संयुक्त निर्देशक, उपनिदेशक, सहायक निर्देशक और अन्य स्टाफ होते हैं। इस संगठन के 7 क्षेत्रीय कार्यालय यानी चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर और कोलकाता में है। इसके कितने कार्यालय हैं? तो 7 है, जो चेन्नई में, हैदराबाद में, मुंबई में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, जयपुर में और कोलकाता में स्थित है। प्रत्येक क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय का प्रमुख उप निर्देशक होता है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन पंचवर्षीय योजनाओं में निर्दिष्ट विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन का आकलन करता है, ताकि योजना आयोग और कार्यकारी एजेंसियों को समय समय पर सूचना एवं जानकारी उपलब्ध करा सके। यह संगठन राज्य मूल्यांकन संगठनों को भी तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। आलोचना। मूल्यांकन क्या है? योजना आयोग की स्थापना मूलतः स्टाफ एजेंसी के रूप में परामर्श सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से हुई थी, किंतु बाद में यह एक शक्तिशाली और दिशा निर्देशक प्राधिकरण के रूप में उभरा, जिसके द्वारा की गई अनुशंसाओं पर केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा विचार किया जाता है। आलोचकों ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट, आर्थिक कैबिनेट, समांतर कैबिनेट, फिफ्थ व्हील ऑफ दी कोच आदि नाम दिया है। योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है। फर्स्ट है प्रशासनिक सुधार आयोग। इस आयोग का मानना है कि संविधान के तहत केंद्र और राज्य में मंत्री ही कार्यकारी प्राधिकारी होता है। दुर्भाग्यवश पिछले 17 वर्षों में योजना आयोग को पैरेलल कैबिनेट यानी समानांतर कैबिनेट, समानांतर मंत्रिमंडल और कभी कभी सुपर कैबिनेट यानी महामंत्रिमंडल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। किसे? योजना आयोग को। सेकंड, अशोक चंद्र कहते हैं कि इन्होंने भी यह मत व्यक्त किया है कि आयोग की अपरिभाषा स्थिति और व्यापक विचारणीय मुद्दों के फलस्वरूप यह आयोग धीरे धीरे इकोनॉमिक कैबिनेट यानी आर्थिक मंत्रिमंडल की शक्ल लेता गया है। आयोग ने अपने दर्जे तथा कार्य क्षेत्र में विस्तार करके उन कार्यों और जिम्मेदारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया जो पारंपरिक और अन्यथा दोनों रूप से विधिवत गठित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। थर्ड है PV अग्रवाल। इनका मानना है कि यद्यपि योजना आयोग सरकार का सलाहकार तंत्र है, किंतु इसने सरकारी नीतियों के निरूपण में जो विकास से जुड़ी नीतियों के निरूपण मात्र के लिए अपना अच्छा प्रभाव बना लिया है। इस आयोग की सलाहकार भूमिका सीमित न रहकर पूरे प्रशासन तक व्याप्त हो गई है। फोर्थ पॉइंट है DR गॉडगिल। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने भी योजना आयोग की भूमिका की आलोचना करते हुए कहा है कि यह आयोग अपने मार्ग से भटक गया है। इनका कहना है कि आयोग की असफलता के मूल में इस आयोग द्वारा इन विषयों से संबंधित नीतियां तैयार करना है जो विकासात्मक पक्ष से परे है, क्योंकि योजना आयोग वस्तुतः एक परामर्शी निकाय है, न कि नीति निर्धारक। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री आयोग की सदस्यता ने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, जिससे योजना आयोग और इसके निर्णयों की अनावश्यक ही अस्वाभाविक मान सम्मान मिलने लगा है। क्या मिलने लगा है इसे? मान और सम्मान। के संस्थानम कहते हैं कि इनका मानना है कि नियोजन यानी प्रक्रिया ने
संघीय प्रणाली को मात दे दी है तथा हमारी देश कई संदर्भों में एकात्मक प्रणाली की सरकार के रूप में कार्य कर रही है। पी.वी. राजमन्नार का कहना है कि चतुर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष राजमन्नार ने संघीय प्रणाली की सरकार में वित्तीय स्थानांतरण की प्रक्रिया में योजना आयोग और वित्त आयोग के रूप में कार्य और जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर थोपने के तथ्य को उजागर किया है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित सिफारिशें की। क्या सिफारिश है इसकी? आयोग को योजनाओं की तैयारी और योजना क्रियान्वयन के मूल्यांकन तक ही स्वयं को सीमित रखना चाहिए तथा कार्यकारी निर्णयों और कार्यों से अलग रहना चाहिए। प्रधानमंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, अपितु उसे योजना आयोग की कार्य पद्धति से गहराई से जुड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री को समय समय पर योजना आयोग द्वारा किए गए निर्णयों की जानकारी दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री योजना आयोग की बैठकों में शामिल हो सकता है और आवश्यकता अनुसार आयोग की बैठक बुलाकर उसे संबोधित भी कर सकता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग की बैठकों में शामिल होने पर बैठक की अध्यक्षता भी कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, वित्त मंत्री को भी, जो वित्त मंत्री है उनको भी आयोग का सदस्य नहीं होना चाहिए, किंतु आयोग की कार्यपद्धति से जुड़ा होना चाहिए। आयोग की बैठकों में भी उसे शामिल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, किसी मंत्री को योजना आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं होना चाहिए। ये किसकी सिफारिश पे हो रही है? ARC की सिफारिश पे हो रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें बताई जा रही है, क्या क्या उसकी सिफारिश होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, योजना आयोग को योजना की क्रियान्वयन से जुड़ा विवरण प्रति वर्ष सदन पटल पर प्रस्तुत करना चाहिए। सिक्स पॉइंट है, योजना आयोग को असंवैधानिक निकाय होना चाहिए और केंद्र सरकार से निकट संपर्क बनाए रखना चाहिए। 7 पॉइंट है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन 7 सदस्यों में से एक सदस्य का आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। 8 पॉइंट है, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जानी चाहिए। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।